2024 की जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू हो गई है और बीजेपी के लिए कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म होता है दूसरी की तैयारी में लग जाती है। तो अब जो तैयारियां हैं लोकसभा की बात कर लें या विधानसभा की, कहां तक जो है वो तैयारियां पहुंची हैं बीजेपी की? अभी हमारी तैयारियां पन्ने पन्ने तक पहुंच रही हैं। 60 वोट का एक पन्ना होता है और 6 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी हर पन्ने पर होगी। मेरे बूथ का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। इसके साथ पूरे आपने देखा होगा, अभी हमने शक्ति केंद्र प्रमुखों के संगम 2 किए हैं, एक 6 लोकसभा का और एक 4 लोकसभा का। और इस मौके पर शक्ति केंद्र प्रमुख का मतलब है 100 पन्नों का इंचार्ज, और वो सब इस काम में जुटे हुए हैं। मैक्सिमम काम जो है अपना कर चुके हैं 60%, और 5 अप्रैल तक इसको 100% करके 4 लाख पन्ना प्रमुखों के घर पर, और इससे ऊपर का जो हमारा ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता है, जिला स्तर का है, प्रदेश स्तर का है, उस सब के घरों पर, ऐसे 5 लाख घरों पर पार्टी के स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराएंगे। सर, जो ये पन्नों से जो संगठन की बुक तैयार हो रही है, इसको किसी से चुनौती मानते हैं? देखिए, इस स्तर तक बाकी किसी दल का, मेरा कोई अहंकार नहीं है, लेकिन बाकी किसी दल का अभी संगठन वहाँ तक पहुँचा नहीं है। कांग्रेस तो एक अध्यक्ष को तो उन्होंने लठिया के उतारा था, सारे प्रदेश ने देखा। दूसरे अध्यक्ष शैलजा जी को उन्होंने कार्यकारिणी नहीं बना दी थी। तीसरे अध्यक्ष भी अभी बार बार कहते हैं अभी आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी। उस आएगी की प्रतीक्षा भी लोगों ने अब तो छोड़ दी है। तो मुझे लगता नहीं कि जो मुख्य विपक्षी दल है वो उस तरह से पहुँचेगा। तो बाकी दल भी उस स्तर तक अभी नहीं पहुँचे। प्रदेश में हैं, जिले में हैं, कुछ दल अपना रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो उस नाते से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन वो बूथ और बूथ से नीचे पन्ने तक अपनी पहुंच जो है वो लगभग बना चुका है। 2019 की बात करें तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन था बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था, कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर सकता था। तो ऐसे में 2014 में क्या इतना हल्के में लिया जा सकता है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस का चुनाव लड़ने का जो पैटर्न है वो नैरेटिव, और नैरेटिव के पीछे छोटे छोटे आंदोलन। अब संगठन के भरोसे तो कांग्रेस वहाँ तक आ नहीं सकती। तो उनका जो तरीका रहेगा, कोई एक नैरेटिव खड़ा करना, इसमें बड़े कुशल हैं वो, कोई ना कोई बात इस ढंग से कहना और वहाँ 100-200 लोग खड़े करके प्रदर्शन करा देना। ऐसे वातावरण में चलेंगे। जब जो संगठन का व्याप बहुत होता है तो ऐसे जो फॉल्स नैरेटिव होते हैं उनको किल करने में भी समय नहीं लगता। तो इस नाते से निश्चित रूप से उन सब चीज़ों को भी देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा, कांग्रेस में मैं जो देखता हूँ कि उनकी अपनी जो समस्या है, वो समस्या ये है कि उन्होंने 2 अध्यक्षों को ऐसे बिना संगठन के पार किया है। केवल इतना नहीं है, उसमें से एक संदेश है कि सबका साथ लेकर चलने में अब कांग्रेस पार्टी हरियाणा में समर्थ नहीं है। क्योंकि जो अभी भी उन्होंने अध्यक्ष बनाए हैं वो बनाए जरूर हैं, लेकिन सबको मालूम है कि अगर उनके हाथ में होता तो कभी की कार्यकारिणी आ जाती। इसलिए किन किन के हाथ में क्या है, यानी मैं दूसरे शब्दों में प्रशंसा करूं कांग्रेस की, तो एक ज़माना ऐसा था कि मुझे बीजेपी के नाते ये लगता था कि कांग्रेस पार्टी में ये सामर्थ्य है कि वो कई बड़े बड़े नेताओं को साथ लेकर चल सकती है। सुरजेवाला जी थे, शैलजा जी या उनके पिताजी दलबीर सिंह जी थे, इधर बंसीलाल जी थे या उनके परिवार के जो बाद में नेता आए, भजन लाल जी थे, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा थे, या राव इंद्रजीत सिंह जी या पहले वहाँ होते थे। तो कई शर्मा जी सामने बैठे हैं। तो बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को साथ में लेके चलने का सामर्थ्य कांग्रेस में था, आज नहीं है। और आज वो सामर्थ्य भारतीय जनता पार्टी में है, जो बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को साथ लेकर चल सकती है। ये अंतर साफ दिखाई पड़ता है। अब एक व्यक्ति और उसके आसपास सारी कांग्रेस की राजनीति है, और बाकी सारे कद्दावर नेताओं को, किसी को जयपुर भेजना पड़ा है, किसी को काम नहीं करने दिया गया है। सबको लगता है कि अब कांग्रेस का वो सामर्थ्य बचा नहीं है। तो क्या बीजेपी 2024 में जो गुटबाजी है कांग्रेस की, इसी के भरोसे जीत की उम्मीद करेगी, या अपने प्रदर्शन या अपने बल पर भी कुछ अलग रणनीति तैयार की हुई? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 3 आधार पर हमारे सरकार की जो नीतियां हैं, और केवल नीतियां नहीं, जो हमारा काम है उसकी डिलीवरी जो अंतिम व्यक्ति तक हम करते हैं। अभी जैसे
पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी होती है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के कामों की भी सरकारों की होम डिलीवरी होती है। अब हम गैस सबके घर में है कि नहीं है, ये आवाज़ लगा के पूछते हैं जनसभा में। हर घर में नल से जल, ये हर घर का विषय है। हर आदमी को 2 वैक्सीन लगे या नहीं लगे, यहाँ आपके कार्यक्रम में भी आवाज़ लगा के मैं पूछ सकता हूँ, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको 2 वैक्सीन नहीं लगे हों। अब भारतीय जनता पार्टी अपने चीज़ों की डिलीवरी व्यक्ति तक और इस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट अंतिम व्यक्ति तक कैसे जाए, इसके हिसाब से काम करती है। तो पहला विषय ये है कि हमारी नीतियाँ देश के लिए अच्छी हैं, मैक्रो इकोनॉमी के लिए भी, बड़े लेवल के भी, सब मुद्दों के लिए भी, और हमारी नीचे एक व्यक्ति की माइक्रो इकोनॉमी या उसके सिस्टम के लिए भी नीतियाँ अच्छी हैं, और हमारा कैडर भी नीचे पन्ने पन्ने तक है। इन तीनों कारणों से आएंगे, उनके कारण से आएंगे ऐसा नहीं है, हम अपने कारणों से आने वाले हैं, और हम तीनों पर लगातार हमारी सरकारें काम करती हैं और हमारा संगठन काम करता है। लेकिन अभी हाल में कुछ नाराजगी भी देखने को मिली, और अगर हालिया नाराजगी की बात करें तो सरपंच नाराज हुए थे, उसके बाद कुछ बदलाव हुए हैं, तो कितने हद तक जो नाराजगी को दूर करने में कामयाब रहे हैं? देखिए, बदलाव एक सहज प्रक्रिया है। मैं मीडिया में भी देखता हूँ कि पहले खबर जो आती थी वो बस से पहुँचाते थे, वो लिख के दे देता था पत्रकार, हम ही दे के आते थे अपने अब छोटे छोटे कस्बों में कि चंडीगढ़ चली जाएगी। फिर मीडिया के लोग बैठने शुरू हुए तार घर में, फिर जो है फैक्स आया, फैक्स के बाद जो है कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, मेल आ गई, और अब सब कुछ लाइव चल रहा है। और आप भी ब्लैक एंड वाइट के दौरे से चलते चलते कहाँ तक आप पहुँचे हो। तो बदलाव देखो हर क्षेत्र में ये स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है। एक समय सीधे ऐसे ठेके दिए जाते थे बुला के, फिर शुरू हुआ कि टेंडरिंग शुरू करो, कंपटीशन क्यों नहीं। अब उस टेंडरिंग को फेसलेस किया गया कि ई टेंडरिंग क्यों नहीं, कि आदमी सामने नहीं होना चाहिए, कि आदमी आदमी से प्रभावित नहीं हो जाए। तो एक नेचुरल सहज विकास की प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया में भी दूसरी बात मैं जो कहना चाहूँगा वो कहना चाहूँगा, संतुलन की एक आवश्यकता होती है, और उसी को बनाने की सरकारें कोशिश करती हैं। आगे भी जाना है, कितनी तेज़ी से जाना है, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते। आज कोई लोकतंत्र को मना नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी आदमी ई टेंडरिंग को भी मना नहीं कर सकता नेचुरली, क्योंकि ये आगे बढ़ते हुए का रास्ता है। लेकिन पुरानी चीज़ों का भी आकर्षण रहता है। मुझे ध्यान में है कि जब कंप्यूटर आए थे तो उसका भी विरोध हुआ था कि लोगों की नौकरी खा जाएगा। तो इसलिए बदलाव और जो है जो पहले जो चल रहा था, दोनों के संतुलन के साथ चलना होता है। मुझे लगता है कि सरकार उसका संतुलन बनाने की प्रयास कर रही है। 5 लाख तक की सुविधा सरपंचों को दी है, और उनके कुछ मानधन भी बढ़ाए हैं। निश्चित रूप से वार्ता और संवाद के माध्यम से उस पर आगे बढ़ रहे हैं। यात्राओं का दौर चल रहा है। राहुल गांधी की यात्रा यहाँ से गुजरी, अभी इनेलो की यात्रा वो चल रही है, इससे पहले एक निर्दलीय यात्रा भी शुरू हुई थी। तो इन यात्राओं को किस तरह से देखते हैं, और क्या जो एक प्रयास पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से किया जा रहा है अपने समर्थन में, एक लोगों को जोड़ने की जो कोशिश है, और क्या बीजेपी भी कोई यात्रा शुरू करेगी 2024? बीजेपी की एक यात्रा चली हुई है, वो अभी आपने शुरू में मेरे से चर्चा की। एक यात्रा होती है हॉरिजॉन्टल, आदमी सड़क पे सीधा सीधा चलता है, लोगों से मिलता हुआ। एक वर्टिकल यात्रा है, संगठन को ऊपर से नीचे की तरफ ले जाना। लेकिन आम आदमी तो सड़कों पर ही मिलता है प्रदेश नहीं, आम आदमी घर में भी मिलता है, केवल सड़क पे नहीं मिलता। सड़क पे उसका प्रदर्शन है। जब एक एक व्यक्ति को पन्ने पर जाकर जोड़कर डिजिटली बीजेपी के प्लेटफार्म पर उसकी फ़ोटो लेके उसको नंबर के वेरीफाइड करके जब आप उसके घर में बैठ के काम करते हो, तो प्रदेश से जिला, जिला से मंडल, मंडल से शक्ति केंद्र से बूथ, और बूथ से पन्ना, ये भी एक यात्रा है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चलाई हुई है। नगर निगम चुनाव आने वाले हैं सर, 3 निगम के, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर। किस तरह की तैयारियां सर इसको लेकर, और क्या जेजेबी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा? और जो मेयर की बात करें या बाकी सीटों की बात करें, तो क्या कुछ गणित रहेगा अगर साथ में चुनाव लड़ते हैं तो? देखिए, 5 चुनाव और भी आएंगे बाद में, इसी साल में आने वाले हैं। इसमें पानीपत भी है, करनाल भी है, यमुनानगर भी है, रोहतक भी है, हिसार भी है। ये चुनाव भी आएंगे। हमारी बहुत अच्छी तैयारी है, और वहाँ भी संगठन का हमारा ढांचा ठीक से खड़ा है। दायित्व हमने बहुत सीनियर नेताओं को पहले से ही दिए हुए हैं। संजय भाटिया जी को फरीदाबाद लगाया हुआ है, रामबिलास जी को मानेसर, कमल गुप्ता जी को गुड़गांवा लगाया हुआ है। निश्चित रूप से तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी विजयश्री को प्राप्त होगी।
सर, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली के बाद पंजाब में प्रदर्शन किया, खैर आदमपुर में दावा था कि एक जीत हासिल करेंगे, क्योंकि आदमपुर चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा था 2024 में। लेकिन क्या मानते हैं कि 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें कुछ मुश्किलें पैदा कर सकती है आम आदमी पार्टी भी, क्योंकि हल्के में तो नहीं लिया जा सकता जिस तरह से 2 राज्यों के चुनाव रहे हैं। देखिए, हल्का शब्द भी 2 रूप में उपयुक्त होता है, एक पॉलिटिकल हल्का भी होता है। अभी हल्कों में नहीं है, मैं हल्के की बात नहीं कर रहा, जो भिन्न भिन्न हल्कों में होनी चाहिए अभी वहाँ तक पहुँची नहीं है। मेरे पार्टी के साथी सामने बैठे हैं, परिश्रम करेंगे, वहाँ तक आएंगे तो आपको जरूर बताएंगे। जी, 2024 की बात करें सर, क्या राष्ट्रवाद रहेगा एक बार फिर से, या विकास की बात भी होगी? जो सरकार ने जो काम किए हैं, नहीं, निश्चित रूप से देखिए, सरकार की अचीवमेंट्स एक विषय, उपलब्धियां, सरकार का किया हुआ काम। अब जैसे चिरायु कार्ड है, हमारी 54% आबादी को, मुझे वो समय याद है जब गरीब आदमी इलाज कराने की बजाय उसको टालता था, सोचता था कि कर्ज हो जाएगा परिवार वालों पर। और जब बच्चे कहते थे कि चलो आपको अच्छे हॉस्पिटल में ले चलें, तो कहता था यहीं लोकल डॉक्टर का नाम लेके उससे हरे पत्ते वाली गोली ले आऊँगा, नीले पत्ते वाली गोली ले आऊँगा। ये पैकिंग ऐसी आती है, लेकिन आज आराम से वो आयुष्मान और चिरायु कार्ड से अपना इलाज करा सकता है। तो जो ये बदलाव है, एक समय मैं देखता था कि हम प्रशंसा सुनते थे कि विदेशों में ये सुविधा होती है कि आप केवल जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ और आपको पास पैसे हैं या नहीं है इसका कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के पास आयुष्मान या चिरायु कार्ड होने का मतलब है कि वो जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएं, उन सब की चिंता मुक्त की है और उस कार्ड से उसकी पेमेंट हो जाती है। तो एक बड़ा सोशल सिक्योरिटी के लेवल पर हम काफ़ी ऊंचाई तक आए हैं। इसी तरह से जो गरीब कल्याण के बारे में भी काफ़ी ऊंचाई तक आए हैं। काफ़ी बदली हुई स्टेट के रूप में हरियाणा को आप देख सकते हो। अगर मैं ये कहूँ कि सामाजिक सुरक्षा के मामले में हरियाणा इंडेक्स में सबसे ऊपर है भारत में, तो उस प्रकार का राज्य बना है। एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है, राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता रद्द हुई है उसको लेकर कांग्रेस हावी है कि ये सब, इस सब के पीछे बीजेपी है और राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने के लिए ये एक साजिश की गई है। देखिए, देश के सब लोगों के सामने है कि उन्होंने कोलार में 2019 में चुनाव में बोला, और उन्होंने बोलते बोलते व्यक्ति से लेके और एक कम्युनिटी तक वो चले गए। अब इस कम्युनिटी तक जाने के बाद उन पर केस चला, और केस में उनको जब चला तो बार बार उनको ये मौका दिया गया कि आप महसूस कर लीजिए आपसे गलती हो गई है, तो उन्होंने अहंकार के कारण उसको महसूस नहीं किया। देखिए, भारतीय समाज बहुत सारे वर्गों में बटा हुआ है, और भारतीय किसी नेता से ऐसे कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाता है या कई बार गलती से कोई शब्द निकल भी जाते हैं, तो उसकी गरिमा इस बात में मानी जाती है कि उसने माफ़ी मांगी, उसने महसूस किया, इससे बड़पन होता है। और मान लो उनके मन में कोई बात थी भी, तो मैं दूसरा रास्ता बताता हूँ, उन्होंने उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। कई बार जनसभा में हम भाषण करते हैं, एक को छोड़कर सभी माताओं बहनों, अगर धर्मपत्नी बैठी हो तो हम करते हैं ना। अगर कुछ लोगों को उन्होंने कहना था तो कहते देते कि इन 3 या 4 को छोड़कर अब उन्होंने इसका इस्तेमाल करना चाहिए था। वो वहां अहंकार के कारण अड़ गए, और अड़ गए तो उनको सजा हो गई। अब सजा होने के बाद 35-36 विधायकों की जो है ये जा चुकी है, कई सांसदों की जा चुकी है, लालू जी की जा चुकी है, जो है आजम खान जी की जा चुकी है, तो कई सांसदों की सदस्यता चली गई है। हमारे यहाँ कालका में ही चली गई थी प्रदीप जी की, लेकिन वो स्टे हो गया तो बच गए। तो इसलिए ये तो उस कारण का परिणाम है, ये बीजेपी ने किया है ऐसा नहीं है, लेकिन उनका ये अहंकार इस बात में भी परिलक्षित होता है, जो वो कैम्ब्रिज में बोलकर आए, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। देखिए, माफ़ी मांगने से नेता बड़ा बनता है, अहंकार दिखाने से नेता छोटा बनता है। ये उनको भी समझने की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी को भी समझने की जरूरत है। विनम्रता व्यक्तित्व को बड़ा बनाती है कि कहीं मेरे से गलत निकल गया है, और कई बार तो हमसे गलती हुई भी नहीं होती, हमारे शब्दों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो भी नेता कहता है कि मेरी बात को गलत समझ लिया गया है। इसलिए जिन्होंने भी गलत समझा है किसी भी कारण से, मैं माफ़ी चाहता हूं कि मेरे शब्दों के कारण से वो आहत हुए हैं। इससे बड़पन आता है, इससे छोटापन नहीं आता। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो संवैधानिक चेतावनी वाला स्टार है वो लगाना भूल गए थे राहुल गांधी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। धन्यवाद। इंडिया न्यूज़ हरियाणा का मंच लगातार जारी है। ओवर टू यू अनन्या। शुक्रिया सर, आज इस मंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और इस मंच कार्यक्रम के जरिए